गांव में ठाकुर की ना। तरह धमकी है कि हमारे चाहते हुए कोई गांव का पत्ता नहीं हिलेगा, हिलेगा तो हम उसको जिंदा नहीं रहने देंगे। ये तो बाहुबलियों की भाषा है। आप कह रहे हैं बहुसंख्य का राज रहेगा, अल्पसंख्य कहाँ जाएंगे? और बहुसंख्य का राज रहेगा तो बहुसंख्य तो मनुवादी है, तो फिर ब्राह्मण और हम्म। ठाकुर का राज रहेगा तो उसमें यादव जी की जगह कहाँ है? यहाँ शेखर यादव साहब 26 में रिटायर होने वाले कैडर से आए हैं। कभी वो गाय पर जो है वो क्या कहते हैं फैसला अपने फैसले में घुसा देते हैं, लेख लिख 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 देते हैं, तो कभी गौमूत्र पर लिख देते हैं। आखिर विपक्ष का वकील या एक कोई सीनियर वकील यह कहने के लिए क्यों मजबूर होता है कि अडानी अंबानी जैसे अमीर आदमी का मुकदमा तो आप तत्काल सुन लेते हो, और जो उनसे कमजोर पार्टी है उनके लिए आप दुनिया का प्रक्रियात्मक गड़बड़ियां लगा देते हो। पिछले 10 साल में विशेष रूप से न्यायपालिका का भगवाकरण हुआ है, और 65-70% जजेस विभिन्न हाई कोर्टों में विचारधारा के आधार पर जज बनाए गए। जजों को न्यायमूर्ति कहते हैं और न्यायालय को न्याय का मंदिर। अपेक्षा ये की जाती है कि उनसे न्याय मिलेगा। चर्चा में है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज यादव। शब्दों का इस्तेमाल देखिए, विश्व हिंदू परिषद के एक मंच पर कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ के अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के हिसाब से रहना पड़ेगा। ये भाषा कहाँ से आ रही है? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है और पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट के लिए भी चर्चा इसी विषय पर होगी। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में क्या चर्चा हुई थी, मैं 2 मिनट में वो चर्चा आपके सामने पढ़ देना चाहता हूँ और उसके बाद इस पे चर्चा करें। क्या ऐसे-ऐसे जज होते हैं? कहाँ से आए हैं जो संविधान सभा के डिबेट्स को भी नहीं पढ़ते हैं? चलिए लिए चलते हैं 4 नवंबर 1948 संविधान सभा में अम्बेडकर बोल रहे थे कि अल्पसंख्यकों को दी गई छूट के प्रबंधों के कारण भी मसौदा संविधान की आलोचना की जा रही है। इसके लिए मसौदा समिति जिम्मेदार नहीं। संविधान सभा द्वारा लिए गए निर्णयों पर वह अमल करती है। अल्पसंख्यकों को सहूलियतें देने का जो निर्णय संविधान सभा द्वारा लिया गया है और जिस पर अमल किया जा रहा है वो मेरी राय में सही। इस बारे में मेरे मन में बिल्कुल संदेह नहीं है। इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ने गलत मार्ग अपनाया। अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को नकारना बहुसंख्यकों की गलती है और अल्पसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकवाद को सीने से लगाए रखना, उसे चीर स्थायी बनाने की कोशिश करना भी उतना ही गलत है। दोनों उद्देश्य साध्य हो सके ऐसे उपाय ढूंढना जरूरी है। इस दिशा में आगे बढ़ने की शुरुआत के तौर पर अल्पसंख्यकों का अस्तित्व मानना ही होगा। कोशिश यह भी की जानी चाहिए कि किसी समय अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक एक रूप हों। संविधान सभा द्वारा सुझाए गए उपायों का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा बताए गए उपायों से ये दोहरा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। धर्मांता की भावना को बल देकर अल्पसंख्यकों को दी जा रही सहूलियतों का विरोध करने वालों को मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि अल्पसंख्यक विस्फोटक शक्ति होती है। उसका विस्फोट होने से पूरे राज्य के बिखर जाने का खतरा होता है। यूरोप का इतिहास इसी प्रकार की भरपूर और भयानक वास्तविक घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह है और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं स्कॉटलैंड का। खैर, दूसरी बात कह रहे हैं कि भारत के अल्पसंख्यकों ने अपना अस्तित्व बहुसंख्यकों के हाथों को सौंपना स्वीकार किया, बहुसंख्यक के हाथ में देना स्वीकार किया। आयरलैंड का एग्जाम्पल देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आयरलैंड का विभाजन टालने के लिए किए गए लेन-देन के इतिहास में रेडमंड ने कार्सन से कहा था कि प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यकों के लिए आपको जो चाहिए उन सहूलियतों की मांग कीजिए, लेकिन आयरलैंड को एक रहने दीजिए। तब कार्सन ने उन्हें जवाब दिया था कि आपके द्वारा दी जाने वाली सहूलियतों को चूल्हे में झोंकिए, हमें यह बिल्कुल मंजूर नहीं कि आप हम पर राज करें। भारत के किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय ने ऐसी भूमिका नहीं अपनाई। इसलिए अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव न करना अपना कर्तव्य है। इसका एहसास बहुसंख्यकों को रखना पड़ेगा।
अल्पसंख्यकत्व टिका रहे या एकसार हो, यह बहुसंख्यकों के बर्ताव पर निर्भर होगा। अल्पसंख्यकों के विरोध में भेदभाव करने की आदत बहुसंख्यक जिस क्षण छोड़ेंगे, जिस समय छोड़ेंगे, उसी समय से अल्पसंख्यकों के अस्तित्व का कोई कारण नहीं बचेगा, वे एक साथ हो जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट है संविधान सभा में। आज मैंने लंबा इंट्रोडक्शन ले लिया, सीधे जेपी सर के पास चलते हैं। इलाहाबाद में ही रहते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज का मामला है। जज साहब को भी व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे, वैसे जानते होंगे, और जेपी सिंह साहब खुद भी वकील है। स्वागत है सर जी। बहुत लंबे समय बाद हम लोग बातचीत कर रहे हैं जी। देखिए सर, ये सारा मामला लाभ के पद या एक अवसर अनेक दावेदार से संबंधित है। अच्छा। जो जहां है वहीं तटस्थता की बात छोड़कर अपनी प्रतिबद्धता की बात दोहराना चाहता है, और इस कड़ी में कम से कम इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश में दो तीन जो है आपके क्या कहते हैं, मतलब सरकारों का जो है मामला है। कांग्रेस के बाद भाजपा सरकार, सपा सरकार, बसपा सरकार, उससे जुड़े वकीलों ने वकीलों का जो है एक एक प्रकोष्ठ बना रखा है। समाजवादी अधिवक्ता सभा, भाजपा का जो है वो आपका अधिवक्ता सभा, बसपा का बहुजन वकील सभा, और इस सब के पीछे बहुजन या भाजपा या सपा की रणनीति के प्रसार के बजाय अपने लिए वो सरकार आने पर सरकारी वकील का पद सुरक्षित रखने की कवायद है, या सरकार की मेहरबानी हो गई तो हाई कोर्ट का जज बनने की कवायद होती है। आमतौर पर सपा और बसपा के साथ ये लाभ नहीं है, भाजपा के साथ ये लाभ है, क्योंकि भाजपा की प्रदेश में भी सरकार हो जाती है और केंद्र में भी हो जाती है, जैसे कांग्रेस की केंद्र में भी होती थी और प्रदेश में भी होती थी। लेकिन सपा की तो राज्य में ही हुई, केंद्र में नहीं हुई। केंद्र में अगर हुई भी तो आंशिक भागीदारी हुई, उसमें और भी लोग शामिल हैं। बसपा की तो अभी तक हुई नहीं, और हुई तो भी मान ली कि केंद्र में अकेले बल पर सरकार बनेगी नहीं, लोगों के साथ भागीदारी होगी। तो उसमें कितनी अपनी बातें रख पाएंगे, कितना अपना बनवा पाएंगे, उतना तो नहीं, लेकिन प्रदेश में ये मामला चलता है और कम से कम सरकारी वकील की रेवड़ी तो बढ़ती ही है। और ऐसे ऐसे लोगों को, ब्रीफलेस लायर्स को, सरकारी वकील की रेवड़ी मिलती है, जो केवल अपना भुगतान लेने के लिए जो है वो एडवोकेट जनरल के कार्यालय में आते हैं। ब्रीफलेस लायरों की भरमार। अब उसी में से जो है वो सरकार रहती है, और अगर डबल इंजन की हुई वो हुई तो आपका क्या कहते हैं, हाई कोर्ट के जज भी लोग बन जाते हैं। और आप ये देखेंगे कि पिछले 10 साल में विशेष रूप से न्यायपालिका का भगवाकरण हुआ है, और 65-70% जजेस विभिन्न हाई कोर्टों में विचारधारा के आधार पर जज बनाए गए। कई लोग सीधे सीधे कैडर से सीधे उठा के जज बनाए गए। अब आप सोचिए कि बंगाल में एक जज साहब रिटायर हुए तो उन्होंने कहा कि मैं तो कैडर रहा हूं और मैं अभी भी कैडर हूं, अब मैं रिटायर हो गया हूं। वो उड़ीसा को बिलोंग करते हैं, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के जज से रिटायर हुए। एक जज साहब ने ममता बनर्जी के खिलाफ, खूब सरकार के खिलाफ जहर उगला, एक के बाद एक आदेश पारित किया, और वन फाइन मार्निंग वो इस्तीफा देके भाजपा में शामिल हो गए, और इस समय जो है वो क्या कहते हैं, लोकसभा सुशोभित कर रहे हैं, वो जीत भी गए। एक गौरी हैं जो सीधे सीधे भाजपा की कैडर हैं, और हमारे स्वनाम धन्य चीफ जस्टिस साहब DY चंद्रचूड़ साहब को इसका विशेष श्रेय जाता है। और लोगों ने तो किया होगा तो खामोशी से किया होगा, आपके क्या कहते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट से किया होगा, कुछ तुम्हारे जज कुछ हमारे जज सरकार से। लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने तो किया, और बेहयाई से कहा भी कि विचारधारा का जज से कोई संबंध नहीं, विचारधारा कोई भी हो, जज के आसन पर जब आदमी बैठता है तो न्याय के अनुसार फैसला करता है। तो ये सब न्याय के अनुसार फैसला हो रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट वही है
वो जज साहब के हटने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट में ये कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हो रही है कि मतलब एकदम जैसे कसदन ममता बनर्जी के खिलाफ आदेश पारित किया जाता हो। केंद्र में भी आपके सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत से जजों के बारे में कहा जाता है कि इनका भगवा उद्देश्य है, लेकिन वो भी कोशिश करते हैं कि एकदम सीधे पहचान में ना आए। कई लोगों ने तो अभी तत्काल में हवा बदलते देख के, पब्लिक परसेप्शन बदलते देख के अपनी बोली भाषा में काफी सुधार कर लिया है, नहीं तो बोली भाषा में ही गड़बड़ी हो जाती थी। अदालत में आते ही कटा हुआ बैल जैसा जो है सीधे सीधे, अब हम बैल शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई संसदीय हो तो क्षमा चाहते हैं, एकदम सीधे सीधे पिल पड़ते हैं विपक्ष के वकील पर। विपक्ष की बात नहीं सुनते। आखिर विपक्ष का वकील या एक कोई सीनियर वकील यह कहने के लिए क्यों मजबूर होता है कि अडानी अंबानी जैसे अमीर आदमी का मुकदमा तो आप तत्काल सुन लेते हो, और जो उनसे कमजोर पार्टी है उनके लिए आप दुनिया का प्रक्रियात्मक गड़बड़ियां लगा देते हो। आप एक का जो है 12 बजे रात में जो है मामला जमानत का सुन लेते हो, और दूसरे का 4 दिन छुट्टी है तो 5वें दिन 7वें दिन उसकी डेट लगाते हो, और जब जिस दिन डेट होता है उस दिन उस पर कोई अंतरिम आदेश नहीं देते, कह देते कि जो है 4 हफ्ते में जो है वो जवाब देंगे, फिर 2 हफ्ते में ये जवाब देंगे, उसके बाद के हफ्ते में इसको पोस्ट किया जाए। या आपने दे भी दिया कि 15 मार्च को पोस्ट किया जाए और पता चला कि रजिस्ट्री ने मास्टर ऑफ रोस्टर के कहने से या स्वयं के मन बढ़ाई से उसको नहीं पोस्ट किया। फिर हल्ला होता है कि रजिस्ट्री ने पोस्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो जवाब तलब होगा। आज तक आपको पता चला कि रजिस्ट्री के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अब यहाँ शेखर यादव साहब 26 में रिटायर होने वाले कैडर से आए हैं। कभी वो गाय पर जो है वो क्या कहते हैं फैसला अपने फैसले में घुसा देते हैं, लेख लिख देते हैं, तो कभी गौमूत्र पर लिख देते हैं। अब इसके बाद वो जो प्रकोष्ठ की बात हमने शुरू में की, वो प्रसंगवश इसलिए की कि उस प्रकोष्ठ का, चूंकि वकील प्रकोष्ठ है तो वकील है, तो वकील जो है लाइब्रेरी हॉल में सभा करते हैं, जो हाई कोर्ट परिसर में ही शामिल है, उसकी बिल्डिंग में ही। अब लाइब्रेरी हॉल में उनकी सभा हुई और उसमें वो चीफ उसमें वो चीफ नहीं नहीं, हाँ नहीं, कोई भी वकील है तो लाइब्रेरी हॉल में वकीलों की सभा होती है, बार एसोसिएशन की भी सभा होती है, और उसमें जो है वो वहीं जजों को ही चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित कर लेते हैं, अपने लाइक माइंडेड या जो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। बहुत लोग तो मना कर देते हैं कि हम इस तरह के किसी आयोजन में नहीं जाएंगे। तो अब ये मामला जो था वो आपका जो है भाजपा के वकील प्रकोष्ठ ने आयोजित किया था, और आपके जो सबसे खतरनाक बात है कि वो कोई प्राइवेट आयोजन भले हो या ना हो, वो हाई कोर्ट परिसर में लाइब्रेरी हॉल में हुआ था, और उसमें 2 जज साहब लोग शामिल थे। क्योंकि इन्होंने बोल दिया तो इनका नाम आ गया है। उसका उद्घाटन किया था जस्टिस दिनेश पाठक ने। लेकिन अब यहाँ पर भी मामला ब्राह्मण और अहीर का आ गया, आप समझ लीजिए, मैं ना चाहते हुए कह रहा हूं। उन्होंने कुछ नहीं मुंह से कहा, और जो है यादव जी जो है वो क्या कहते हैं वो बमक गए कि ये बहुसंग, ये एक प्रकार की धमकी है कि नहीं, गांव में ठाकुर की तरह धमकी है कि हमारे चाहते हुए कोई गांव का पत्ता नहीं हिलेगा, हिलेगा तो हम उसको जिंदा नहीं रहने देंगे। ये तो बाहुबलियों की भाषा है। आप कह रहे हैं बहुसंख्य का राज रहेगा, अल्पसंख्य कहाँ जाएंगे? और बहुसंख्य का राज रहेगा तो बहुसंख्य तो मनुवादी है, तो फिर ब्राह्मण और ठाकुर का राज रहेगा, तो उसमें यादव जी की जगह कहाँ है? वहां तो यादव जी की भी जगह कुर्सी और चौकी से नीचे जमीन पर है। ये कहते समय ये सोचते भी नहीं कि हम जो है हमारी जो नैसर्गिक बैठने की जो है क्या कहते हैं जो आपका मनुवादी व्यवस्था है उसमें हमारी जमीन पर जगह है, और वो भी बिना कुछ बिछाए धूल में। अगर ये व्यवस्था आप लागू करा के देखिए, आप टेस्ट केस में लागू करा के देखिए 3 महीने के लिए कि कौन आपको बगल में बैठाता है। मैं सारे ओबीसी और दलितों को चैलेंज करता हूं, मैं बनियों को चैलेंज करता हूं कि तुम ब्राह्मणों की सभा में उनके बगल में बैठ के दिखाओ। ठाकुरों को मैं चैलेंज करता हूं कि पंडित जी के बगल में बैठ के तुम उनके साथ खाना खा के दिखाओ, कच्चा खाना, पक्का नहीं, पूरी नहीं, बात। तो कहने का मतलब है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अब इन्होंने ये सब प्रलाप किया, प्रलाप करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन चुप्पी साधी,
लेकिन प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल से लेके पूरे देश के वकील जो है वो आक्रामक हो गए, बड़े-बड़े वकील आक्रामक हो गए और हुआ कि अब इस पर इश्यू बनेगा। पार्लियामेंट तक में उठ गया मामला, तो चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट ने साहब संज्ञान ले लिया। अब संज्ञान ले लिया, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी है। अब वो कर क्या सकते हैं भाई? आंतरिक जांच कमेटी गठित करके जांच करवा सकते हैं। वो सिफारिश कर सकते हैं कि भाई जो है वो आप इस्तीफा दे दीजिए, उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं, वो उनको हटा नहीं सकते। वो इम्पीचमेंट की सलाह दे सकते हैं पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पारित होगा, तब जाके इम्प्लीमेंट होगा। और आज तक कभी भी कोई भी महाभियोग प्रस्ताव पार्लियामेंट में 7 बार जो है आया, लेकिन वो जो है या तो बीच में ही लटक गया या जो है वो क्या कहते हैं, मतलब क्या वो पारित नहीं हो पाया। रामास्वामी से लेके और एक आपके जज ने दीपक इस्तीफा मिश्रा दिया था। सब। हाँ, तो वो इस्तीफा दे दें। हाँ, दिनाकरन ने इस्तीफा दिया था। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में उनके खिलाफ पारित हो गया था, अब लोकसभा में पारित होने वाला था। जस्टिस दिनाकरन ने, वो दिनाकरन जिनको आपके चीफ जस्टिस बालाकृष्णन जो है किसी भी रूप में सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते थे, लेकिन उस समय भी उनके तमाम जमीन घोटाले से लेके तमाम मामले उठ गए और सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी वकीलों की स्ट्रांग लॉबी ने उनका विरोध किया। अच्छा, संयोग से वो दलित भी थे, दलित बालाकृष्णन भी थे। तो यहाँ तो चौटाई, बेईमानी, व्यभिचार, सेक्स रैकेट, ये भी सब जो है ओबीसी और दलितों से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो भाई लोग ऊपर से करते हैं ना, अब गोगोई का जो है क्या हुआ गोगोई का? और जबकि गोगोई ने जिस महिला के साथ ये किया था वो दलित महिला थी, क्या हुआ? कोई लगा दलित है? कुछ हुआ? लीप पोत के सब बराबर हुआ और पहले फूफा हुआ और बाद में महिला को फिर से उन्होंने एडजस्ट कर लिया कि अगर इसको हम पैदल रखेंगे तो फिर वो मामला उठेगा और गला मुर्दा उखड़ेगा। तो तुम भी खुश, हम भी खुश। कुछ दिन का स्कैंडल हुआ, लेकिन जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि उनका लड़का सेक्स स्कैंडल में फंस गया था। और लड़का फंस गया था तो एक दलित का लड़का सेक्स स्कैंडल में फंस गया। दलित जिनके साथ आज तक इतना उत्पीड़न होता रहा, उनका यौन उत्पीड़न, और जो है वो दूसरे का यौन उत्पीड़न करेंगे, या वो जो है सहमति से? अच्छा, इतना जो है रईसी आ गई तो उनको नहीं बनने दिया भाई लोगों ने। ये लेकिन वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चलता है। 3 दिन पहले अभी सुब्रमण्यम स्वामी ने ऑन कैमरा प्रधान सेवक के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें कही हैं कि उन्होंने यहां तक आरोप लगा दिया है कि रूस और जो ये विदेश में जाते हैं वहां क्या करते हैं। समझने वाले के लिए इशारा काफी, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं सुब्रमण्यम स्वामी नहीं हूं। मुझे इनकी जो है सुरक्षा एजेंसियां टांग सकती हैं, सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं टांग सकती। ऑन कैमरा सोशल मीडिया पर सुब्रमण्यम स्वामी का उपलब्ध है। मानसी सोनी का नाम लिया और कहा कि ये जो है अमेरिका में जाकर के छिपी हुई है, जिसको जंजीर में बांध के रखा जाता था, जिसके खिलाफ जासूसी कराई गई, और वहां के एक पुलिस अधिकारी और इनके बीच में पेंडुलम बन गई थी प्रधान सेवक के बीच में। ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं गुस्ताखी माफ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि इनकी कितनी ताकत है। ये हमारी बोली बंद करा सकते हैं, हम घर से निकले तो हम अदृश्य हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि हमको कौन एजेंसी उठा के लेगी। एकदम जो है आपका हिटलर वाला गेस्टापो राज्य जो है हमारे देश में पैदा हो गया है। जान लीजिए, हम और आप अगर बाहर हैं तो ये खुदा की कुदरत है। समझ लीजिए, कहां से कब कौन उठा लिया जाएगा उसका पता तक नहीं चलेगा कि वो गया कहां, अदृश्य हो गया। आपसे बता, ये स्थिति देश में चल रही है। तो सवाल है कि मानसी सोनी वहां, ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, इनके पूर्व एमपी हैं, भाजपा के मेंबर हैं, संघ के चहेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। अब जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, लेकिन आप ये सारा जो है आपने सुकर्म किया, मैं कुकर्म शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, आप सारा सुकर्म किया, लेकिन आप प्रधानमंत्री। आप जो है वो भारतवर्ष के फिल्मों के नंबर 1 परिवार के सदस्यों से मिलते हैं, आपको मणिपुर जाने का टाइम आपके पास नहीं है। अब वो सदस्य पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते कि मानसी सोनी जैसे कोई पसंद आ गया तो क्या होगा। तो फिर वो जमींदार और जो है रियाया वाला मामला हो जाएगा कि जमींदार के यहाँ जो है पहले रियाया की
नई नई दुल्हनिया 3 दिन के लिए रहती थी, फिर जो है वो क्या कहते हैं उसके हस्बैंड के पास जाती थी। एक जमाने में ये भी परंपरा थी। अब धीरे-धीरे चेतना जागृत होने के कारण कम हो गई है। और फिर भाई अब जगजीवन राम हो गए, उनका लड़का सुरेश राम हो गया है, जो खुद ही जो है क्या कहते हैं सेक्स का जो है वो उसमें जो है लिप्त पाया गया, तो वो साला दलित लड़का कैसे पाया गया? हम हो तो हम करेक्टर वाले हैं। आपको बताएं विश्व अरे हिंदू धर्मशास्त्र का इतिहास प्रोफेसर पीवी काणे ने हम कई बार उल्लेख कर चुके हैं। जी, जी, जी। आपके वो भारत रत्न है और पुणे के ब्राह्मण हैं। कोई इधर उधर के ब्राह्मण नहीं है कि जिनके बारे में कोई संदेह कर सके। आप उनका जब हिंदू धर्मशास्त्र का इतिहास पढ़ेंगे तो उस समय भी बलात्कार था, उस समय भी व्यभिचार था, लेकिन उस समय जाति के अनुसार, जाति के पदक्रम के पनिशमेंट। अनुसार जो है सजा का भी पदक्रम था। जो न्यूनतम बिंदु पर है, अगर उसने जो है किसी अपने से ऊपर वाले के साथ बलात्कार किया तो उसको कुछ सजा और थी, अपने साथ बलात्कार किया तो कुछ सजा और थी, ऊपर वाले ने अपने साथ बलात्कार किया तो सजा कुछ और थी, और न्यूनतम वाले के सरकार से के साथ बलात्कार किया तो सजा न्यूनतम थी। मतलब बलात्कार का भी और व्यभिचार का भी कैटेगराइजेशन था। आपसे बता दें ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का, ये समझ लीजिए। ये इस तरह की जाति व्यवस्था थी। तो सवाल इस बात का है कि अब ये न्यायाधीश जो शेखर यादव हैं या इस तरह के जितने लोगों को भी आपने न्यायाधीश के पद पर जब आपने वैचारिक न्यायाधीश नियुक्त करने शुरू किए तो अभी तो चंद्रचूड़ साहब को जवाब देना चाहिए। उसके पहले रमन्ना साहब को, ये 2019 के जज हैं और 19 में हमारे हिसाब से तो संभवतः रमन्ना साहब चीफ जस्टिस रहे होंगे या उसके पहले बोबड़े साहब रहे होंगे जिनके कार्यकाल में ये बने। तो उसमें था कि कुछ तुम्हारे हो जाए कुछ हमारे हो जाए। इस समय तो सीधे सीधे जो है वैचारिक जजों की धुआंधार नियुक्ति हो रही है। आप आके देख लीजिए आप। अब एक जमाना था कि अगर गोपनीय रिपोर्ट में पता चल जाए कि सांप्रदायिक संगठन से किसी का संबंध है तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। यही हमारे घर के पास एक अग्रवाल हैं, उनका सीबीआई में चयन हुआ था, लेकिन जो है उनके बारे में सीबीआई की वो जो आपकी गोपनीय रिपोर्ट पुलिस वाली आई तो उसमें पता चला कि ये जो है संघ की शाखाओं में जाते हैं, संघ के सक्रिय सदस्य हैं, और उस समय महात्मा गांधी की हत्या के बाद का सब माहौल चल रहा था। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन हम लोगों ने सुना कि उनकी नौकरी सीबीआई में लगी थी और उसके बाद उसी आधार पर उनकी नौकरी नहीं लगी। अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी। अब उनको घर का नाम उनका मुनियालाल था। अब मुनियालाल गाड़ीवान टोला मोहल्ले में लोग कहते थे, अब उनको क्या कहते हैं, उनका असली नाम क्या है ये मैं नहीं जानता। तो ये भी हमने अरे मतलब चूंकि संज्ञान में इसलिए हमने उसका उल्लेख कर दिया। तो कहने का मतलब इस समय तो ऐसा कुछ है नहीं। तो जिस समय देखिए हमने बहुत पहले से कहा कि ये हर जगह बीजारोपण में विश्वास रखते हैं और जानते हैं कि 20 साल बाद 25 साल बाद जब ये वृक्ष के रूप में तैयार होगा तो ये हमारे हितों की रक्षा करेगा। उनको कोई जल्दी नहीं, इसलिए जल्दी नहीं है कि वो जान गए कि स्वतंत्रता का वो विरोध करते थे, इसके बाद भी देश स्वतंत्र हो गया। महात्मा गांधी को श्रेय जो देते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस के विद्रोह को श्रेय देते हैं, जो आपके चंद्रशेखर आजाद एंड कंपनी को को श्रेय देते हैं, मिला जुला लोग देते हैं। श्रेय देने के वालों की भी संख्या अलग अलग है, लेकिन इनको तो नहीं देते क्योंकि तो विरोध में थे। और कम्युनिस्टों को देते हैं क्योंकि एम.एन. राय भी विरोध में थे कि भाई आजादी नहीं मिलनी चाहिए, या जिस तरह मिल रही है नहीं मिलनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि वो बात अपनी जगह पर है। तो अब तो भाई इनका मौका है, जो चाहे वो करें। तो वो धीरे 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 पुष्पित पल्लवित होते यहाँ तक मामला पहुंचा है कि अब इन्होंने मैंने हर जगह का पहले जो है इन्होंने तमाम संस्थानों में अपने लोग बैठाए, फिर धीरे धीरे बीजारोपण किया। वो बीजारोपण अब जो है वो क्या कहते हैं लहलहा रहा है और तमाम अवसरवादी लोग हैं। अब अगर केरल का कोई कम्युनिस्ट जो 25-25 साल 30-30 साल से पैदाइशी कम्युनिस्ट है, वो अगर बीजेपी में शामिल हो रहा है या संघ में शामिल हो रहा है, तो आप समझिए कि उसका जो है वैचारिक स्तर पर दिमागी तौर पर कितना प्रदूषित दिमाग है। आज तक हमने किसी बीजेपी वाले को तो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होते देखा नहीं है, वो लेंगे ही नहीं। लेकिन वहां से अगर आ रहा तो कैसा है, रातों रात समाजवादी है, रातों रात भाजपाई बन गया, रातों रात कांग्रेसी है, 24 घंटे कांग्रेसी है, रातों रात भाजपाई बन गया। सिंधिया साहब इसके सबसे बड़े उदाहरण है, और भी तमाम लोग हैं।
कितने लोग जगदम्बिका पाल। स्लीपर कि हाँ जगदम्बिका पाल है तो सिंधिया के सामने कुछ भी नहीं। तो वो आपका क्या कहते हैं जगदम्बिका पाल तो अपनी ही सीट को जिताने के लिए जो है वो जो है क्या कहते हैं बड़ी मुश्किल में रहते हैं, वो किसी को जिता नहीं सकते। हाँ, भाषण दे सकते हैं लंबा-लंबा। और जगदम्बिका पाल के बारे में भी सुन लीजिए, इंदिरा गांधी ने इनको गलेरिया पाल समझ के बढ़ाया था कि पार्टी में एक पिछड़े वर्ग का नेता आ गया। वो नहीं जानते थे कि पाल राजवंश के ये पाल है, ये क्षत्रिय पाल है, ये गलेरिया पाल नहीं। बाद में जब पता चला तो करें क्या बेचारे, इनको तो आगे बढ़ा दिया था। और फिर जब आगे बढ़ के स्थापित हो गए तो फिर उछल कूद करने लगे। इस सरकार इस सरकार को गिराया कल्याण सिंह को, तो उधर मुख्यमंत्री 2 दिन के लिए बने, हाई कोर्ट ने उलट दिया तो फिर संतरी बन गए। तो कल्याण सिंह को गिराया था इन्होंने, और उसके बाद फिर इधर उधर रहते हुए फिर भाजपा की गोद में जाके बैठ गए चुनाव जीतने के लिए। तो हम चुनाव किसी भी कीमत पे जीतेंगे, हमें चाहे जो समझौता करना पड़े। क्या कर लेंगे आप? तो शेखर यादव जी का 26 में रिटायरमेंट है, 24 खत्म हो रहा, 25 शुरू होने के बाद अब आप समझिए 12 महीने, 26 में अब डेट हम नहीं बता सकते किस महीने में रिटायरमेंट है। तो उसके पहले कहीं स्थापित होने के लिए अगर नया प्याज ज्यादा नहीं खाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि असली मुल्ला यही है। बाकी सब जो मुल्ले हैं वो नकली मुल्ला है। कहा जाता है ना कि जो नया नया मुल्ला होता है प्याज ज्यादा खाता है, कहावत है। जैसे जी, जी। पूरे देश भर के कायस्थ इस समय 9 ब्राह्मण हो गए, क्योंकि ब्राह्मणों ने सदैव कायस्थों को हाशिए पर रखा और इनकी स्थिति शूद्रों से भी गई गुजरी उन्होंने बना के रखी थी। इनको कहीं शामिल नहीं करते थे और इस तरह प्रचार किया था कि ब्राह्मण और ठाकुरों के यहाँ लोग कायस्थों के हाथ का छुआ पानी नहीं पीते थे भाई साहब। और मैं इस बात को आधा क्षत्रिय होने के मुसलमान नाते, कहते थे। हाँ आधा मुसलमान कहते थे और पानी नहीं पीते थे। क्षत्रिय होने के नाते मैं इस बात को जानता हूँ, क्योंकि हमारे परिवार में बहुत से लोग थे, हमारे दोस्त काय से कहते थे तुम काय से दोस्ती की हो, इनका छुआ पानी नहीं पिया जाता। हमने कहा हम मियाँ से दोस्ती करेंगे, हम दलित से दोस्ती करेंगे, तुमसे मतलब हमारा छुआ भी मत पियो, हम जो हैं वो हैं। तो वो उनको चलिए सर। ब्राह्मणों ने अपने इस समय जो है एजुकेशन में बगल में बैठा लिया है। तो वो 9 ब्राह्मण हो गए। जितना आपका मंगल को ये नहीं खाना चाहिए तो बृहस्पति को नहीं खाना, ब्राह्मण से ज्यादा वो उसको जो है अनुपालन कर रहे हैं आपके बता। तो 9 ब्राह्मण है। जी, जी। तो इसी तरह जो है यादव जी अब यादव हैं और गेरुआ हैं। तो ऐसी ऐसी बात बोलेंगे, बहुसंख्य बोलेंगे, वो तो चरणों में जाके जो है वो क्या कहते हैं मतलब चित्त पावनों के और जो है वो देशस्थ ब्राह्मणों के चरणों में जाके लौट जाएंगे। तब उनको उनका जो है वो भी उनका उत्पीड़न होगा तो कहेंगे हम ओबीसी का उत्पीड़न हो रहा है। और वहां लौट जाएंगे तो जो है वो तो कोई बात नहीं है आपके बता। किरण नहीं। हाँ फिर 10 5 लड़ी का एक संतोष, गधा छुए कोई न दोष। चलिए सर, शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत दिनों बाद आपसे चर्चा हुई और देखिए ग्लोबल वर्ल्ड में कोई बातें कहीं छिपती नहीं है। दुनिया भर में ये संदेश जाता होगा और जिस तरह के कोर्ट से ऑर्डर आ रहे हैं, दुनिया में क्या प्रतिक्रिया होती होगी? दुनिया के मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छपते होंगे? क्या भारत का इससे सम्मान बढ़ता है? क्योंकि अमेरिका का जो माइनॉरिटी रिपोर्ट जो पब्लिश करती है, हमने कई वीडियोज़ उस पे बनाया था, बहुत ही गंभीर, तीखी टिप्पणी उस रिपोर्ट में की गई थी। देखते हैं अगला रिपोर्ट जब आएगा तो उसपे भी चर्चा किया जाएगा। बहरहाल देखते रहिए अम्बेडकरनामा, जल्दी मिलता हूँ। शुक्रिया सर, थैंक यू।